प्रिय साथियों, जिंदगी है तो परेशानी आएगी, जिंदगी है तो असफलता भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। असफलता हमें सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। हर असफलता से हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है। धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। कोई भी विपत्ति, कोई भी समस्या धैर्य के सामने नहीं टिकता है। तो हम लोगों का अभी धैर्य का समय है, हमें धैर्य रखने की जरूरत है। जिंदगी में परेशानी नहीं हो तो वह जिंदगी क्या जिंदगी है। जिंदगी में संघर्ष नहीं हो तो वह क्या जिंदगी है। सभी किसी को मरना है, आज या कल, और मौत और जिंदगी में कोई अंतर नहीं होता है। देयर आर नो डिफरेंसेस बिटवीन डेथ एंड लाइफ। इसीलिए जब जिंदगी में और मौत में कोई फर्क नहीं है तो हम अपने जीवन को प्रकृति के साथ, प्रकृति के प्रवाह के साथ जीना शुरू कर दें, क्योंकि कोई अंतर ही नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं। बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी विपदा हैं, और हर परेशानी के बाद एक नया मार्ग प्रशस्त होता है। इसीलिए आशा और धैर्य नहीं खोना है। पूरे मनोबल के साथ, पूरे हिम्मत के साथ अपने कार्यों को अंजाम देना है। तो आज मैं आप सभी से एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगा, क्योंकि यह काफ़ी अच्छी कहानी है। यह काल्पनिक कहानी है। इसका संबंध किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति के साथ नहीं है, ना ही इसका संबंध किसी खास या सामान्य व्यक्ति के साथ है। एक छोटी सी कहानी है, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। वैसे आप सभी को भी पता होगा। बहुत छोटी सी कहानी है, 2-4 मिनट की कहानी है। आपको सुनिए, लेकिन है बहुत शिक्षाप्रद। आपके जीवन में क्रांति लाने के लिए, मेरे जीवन में क्रांति लाने के लिए, किसी भी बुद्धिमत्ता युक्त व्यक्ति के जीवन में क्रांति लाने के लिए यह छोटी सी कहानी काफी है। एक राजा था, उसके पास बुद्धि विवेक की बहुत ही कमी थी। लेकिन पहले के जमाने में लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था। राजा का बेटा राजा बनता था, चाहे वह योग्य हो या अयोग्य हो। तो एक राजा था, उसका पुत्र जो था, एक नंबर का शराबी, एक नंबर का जुआड़ी, एक नंबर का वेश्यावृत्ति करने वाला और एक नंबर का आलसी था। उसके बूढ़े पिता जब मरने को आए तो अपने एकमात्र पुत्र को, जो पूरी तरह अयोग्य था, उसको अपनी गद्दी सौंप दी, उसको राजा बना दिया। राजा बनने के बाद वह राजकाज चलाने लगा। राजकाज वह लापरवाही से चलाता था, क्योंकि उसके पास ना कोई विजन था, ना कोई दृष्टि था, ना ही अपने प्रजा के प्रति उसके मन में कोई प्रेम था, ना ही अपने राज्य के प्रति। कुछ ही दिनों में उसकी राज्य की स्थिति बहुत खराब हो गई। राज्य में लोग भूखे मरने लगे, लोगों को हर चीज की कमी हो गई। न उसके राज्य के जनता को अन्न मिलता था, न कपड़ा मिलता था, न दवा मिलती थी, न शिक्षा मिलती थी। वह राज्य अराजकता का सीधा शिकार हो गया। राज्य के सारे खजाना खाली हो गया। तो राज्य के
जो मंत्री थे, राज्य के जो सदस्य थे, उन्होंने फैसला किया कि क्यों नहीं किसी योग्य व्यक्ति को राज्य की वित्तीय विभाग का प्रभारी बना दिया जाए। तो एक बहुत ही पढ़े लिखे सुयोग्य व्यक्ति को उस राज्य के वित्तीय विभाग का प्रभारी बनाया गया। फिर भी राजा के गलत आदतों के वजह से राज्य की स्थिति डावाडोल होती चली गई। राजा ने अपने वित्त विभाग के प्रभारी को बुलाया और उसे बताया कि तुम्हें वित्तीय स्थिति को ठीक करना है, मैं तुम्हें 6 माह का वक्त देता हूँ। तो वह अपनी सारी अर्थनीति, अर्थशास्त्र का सारा ज्ञान, सारा बुद्धि लगाया, लेकिन राज्य की स्थिति खराब होती चली गई, राज्य की अर्थव्यवस्था खराब होती चली गई, राज्य की वित्तीय स्थिति खराब होती चली गई। गलती राजा की थी, लेकिन वह दोष अपने वित्त विभाग के प्रभारी को देता था, उसी को दोषी ठहराता था। और अंततः इतनी खराब स्थिति हो गई कि अपने नाकामी को छिपाने के लिए उसका ठिकरा अपने वित्त विभाग के प्रभारी पर ठोका। उसने उसको फांसी देने की सजा सुनाई। फांसी देने की सजा सुनाई। फांसी देने के एक दिन पहले राजा उससे मिलने गया, क्योंकि वह वित्त विभाग का जो प्रभारी था उस राजा के लिए बहुत काम किया था, बहुत काम किया था। उसके मन में उसके प्रति आदर था। राजा को उस वित्त विभाग के प्रभारी के प्रति बहुत आदर था, क्योंकि उसने अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ा था। तो फांसी के दिन पहले राजा घोड़ा से गया मिलने उस प्रभारी से, जो वित्त विभाग का प्रभारी था, वित्तीय प्रभारी था। जाकर के पूछा, तुम्हारी अंतिम कोई इच्छा हो तो बताओ, क्योंकि तुमने बहुत कोशिश किया, बहुत वित्तीय स्थिति को ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। लेकिन मैं तुम्हारे प्रयास से खुश हूँ, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ। राज्य की जनता, राज्य के जो सदस्यगण हैं, राज्य के जो मंत्री हैं, उस सभी की मांग है, जोर शोर से मांग उठी है कि वित्तीय स्थिति को ठीक किया जाए, राज्य की स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। लेकिन कोई रास्ता नहीं देख करके बलि का बकरा मैंने तुम्हें बनाया है, तुम्हें तो फांसी होगी, लेकिन मेरे मन में इच्छा है कि तुम अपनी कोई इच्छा बताओ। तो वह वित्तीय प्रभारी रोने लगा। राजा ने कहा कि मैंने तुम्हें कभी रोते हुए नहीं देखा, तुम हमेशा हंसते हुए रहे हो, तुम्हारे जैसा हिम्मतवर आदमी रो रहा है। तो उस वित्त प्रभारी ने कहा कि मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूं, मैं रो रहा हूं इस घोड़ा को देख करके, जिस घोड़ा से अभी आप आए हो। उसने कहा, घोड़ा को देखकर? अरे घोड़ा में क्या बात है? तो यह जो घोड़ा है ना, विश्व में ऐसा घोड़ा शायद इक्का दुक्का मिलता है। ऐसा घोड़ा विश्व में इक्का दुक्का मुश्किल से मिल जाए, एक भी मिल जाए तो बहुत मुश्किल है, और संयोग से आपके पास। मैं इस घोड़ा को देख करके रो रहा हूं। राजा ने कहा, घोड़ा को देखकर? घोड़ा में क्या खासियत है? तो इस घोड़ा में वह खासियत है कि इसको यदि उड़ाना चाहा जाए तो यह आसमान में भी उड़ सकता है। और मैंने आसमान में घोड़ा उड़ाने का 30 वर्षों तक ट्रेनिंग लिया है, मुझे वह कला आती है। मैं चाहूँ तो इस घोड़ा को आसमान में उड़ना सिखा सकता हूँ, और एक घोड़ा में वह गुण भी है, एकमात्र यही घोड़ा आसमान में उड़ सकता है, बाकी
ऐसे घोड़ा नहीं मिलते हैं। राजा ने कहा ऐसी बात है, चलो मैं तुम्हें समय देता हूं, कितने दिनों में तुम घोड़े को उड़ना सिखा दोगे, ताकि मैं इस देश से उस देश, उस देश से उस देश में, विभिन्न देशों में घूम सकूं। तो वह प्रभारी जिसको फांसी की सजा दी गई थी, वह वित्त प्रभारी, उसने कहा मुझे ज़्यादा समय नहीं चाहिए, 1 वर्ष चाहिए। राजा ने कहा कि 1 वर्ष से ज़्यादा मैं समय नहीं दे सकता हूँ, 1 दिन भी। उसने कहा कि 1 वर्ष से पहले मैं इस घोड़ा को उड़ना सिखा दूंगा और आप इस घोड़ा पर चढ़ करके विश्व भ्रमण कर सकते हैं, विश्व में कहीं भी जा सकते हैं। राजा उसकी सजा को 1 साल के लिए रोक दिया। शाम को लौट करके जब वह वित्त प्रभारी अपने घर पे पहुंचा तो उसके पत्नी और बच्चे हतप्रभ हो गए कि अरे आपकी फांसी की सजा माफ हो गई, कैसे माफ हुई? तो उसने अपनी सारी कहानी बताई। उसकी पत्नी बोली कि आपने व्यर्थ का झूठ बोला, 1 साल के बाद तो आपको फांसी फिर होनी है, क्योंकि घोड़ा तो उड़ नहीं सकता है और आप इस कला को जानते ही नहीं हैं। यदि समय मांगना था तो 20-30 वर्ष मांग लेते हैं। तो उसने कहा कि 20-30 वर्ष राजा समय नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने 1 वर्ष मांगा। 1 वर्ष काफी है, 1 वर्ष में मैं घोड़ा को उड़ना सिखा दूंगा। 1 वर्ष जीने के लिए कोई गारंटी नहीं है कि 1 वर्ष में मैं मर जाऊंगा, कि 1 वर्ष में राजा मर जाएगा, कि 1 वर्ष में घोड़ा मर जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिंदगी हम सोचते हैं कि कल हम इस चीज को अचीवमेंट कर लेंगे, कल प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कल मुख्यमंत्री बन जाएंगे, परसों राष्ट्रपति बन जाएंगे, लेकिन जिंदगी अनिश्चितताओं का खेल है। अगले पल हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस आधार पर वह वित्त प्रभारी अपने दिमाग से सोचा था। अगले दिन से उसने घोड़ा को उड़ना सिखाना शुरू किया। राजा को चढ़ाता, घोड़ा पर ले जाता, रोज सुबह शाम 1 घंटा 2 घंटा दौड़ाता। ऐसे ऐसे करते करते कम से कम 2-2.5 महीना होगा। 2-2.5 महीना होने के बाद में क्या होता है, 2-2.5 महीना के बाद वह घोड़ा बीमार पड़ा और घोड़ा मर गया। घोड़ा मर जाने के बाद उसकी सुबह में जब यह फिर घोड़ा को दौड़ाने गया, राजा को सिखाने गया उड़ने के लिए, तब तक घोड़ा मरा पड़ा था। तो वह बहुत दुखी हुआ, कहा कि वो पूरे विश्व में यह इकलौता घोड़ा था जो आसमान में उड़ सकता था, वह घोड़ा भी आज मर गया, मैं क्या कर सकता हूँ। इस पर निर्णय लिया गया, विचार किया गया और राजा ने अंततः उसकी फांसी की सजा माफ कर दी। तो मित्र, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन अनिश्चितताओं का खेल है। हम कब राजा हैं, कब रंक हो जाएंगे, और कौन व्यक्ति आज हमारे पीछे घूम रहा है, कल वह हमसे आगे निकल जाए और हम उसके पीछे घूमने लगे। इसीलिए किसी को अहंकार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी जो है अनिश्चितताओं से जिया जाता है और इसमें अहंकार की जरूरत नहीं है। चलिए मित्रों, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।